देखिए अब सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। कॉपी में हेडिंग दीजिए कैपिटल बजटिंग। कॉपी में हेडिंग दीजिए कैपिटल बजटिंग। ये चैप्टर कर लेंगे तो समझिए आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर 20 मार्क्स का चैप्टर है। अभी तक हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, लेवरेज के, डिविडेंड पॉलिसी के 30 मार्क्स का सिलेबस हम लोग कंप्लीट किए और ये 20 मार्क्स का करेंगे तो 50 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो 50 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो समझिए ऑलमोस्ट 60% के से बाहर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो कैपिटल और होना भी चाहिए, बिकॉज अब आपका एग्जाम भी सामने है। एग्जाम बहुत ज़्यादा देर में था, ये मत सोचिए कि एग्जाम आराम से रिलैक्स अगस्त में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। चलिए कॉलेज खुलेगा सबसे पहले आप लोग का ही एग्जाम होगा, तो ये बड़ा चैप्टर है, ये कर लीजिएगा ना। इसके बाद चैप्टर छोटा छोटा है, स्टार्ट करें। देखिए उसका बगल में लिखिए 5 + 5 + 10, 5 + 5 + 10। इसका मतलब क्या हुआ? 5 + 5 + 10 का मतलब हुआ कि 5 मार्क्स का 2 सम्स रहेगा। सम्स भी दे सकता है, थ्योरी भी दे सकता है, लेकिन थ्योरी जनरली का ऑप्शन में देता है, सम्स ज्यादा रहता है। और 10 मार्क्स का एक सम्स रहेगा बड़ा, मतलब एक तो बड़ा सम्स रहेगा पेपर में और दो छोटा सम्स रहेगा। इसी चैप्टर से बार बार बोल रहे, ये पैटर्न है सीयू का। आप पैटर्न चेंज कर दे तो अलग बात है, वो कोई नहीं जानता है, लेकिन नॉर्मली यही पैटर्न है ट्रेंड अभी तक का, कि 10 मार्क्स का एक बड़ा सम्स देगा, ठीक है ना। अब 5 मार्क्स का जो है आपका वो छोटा सम्स देगा। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं गाइस। कॉपी में हेडिंग दीजिए। अच्छा पहले तो ये बात समझना होगा, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है? सो भाइयों और बहनों, कैपिटल बजटिंग सिंपली मीन्स द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग द मनी। कैपिटल बजटिंग क्या है? तो कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। पैसा को क्या करते हैं बाबू? इन्वेस्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ना कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लिखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। चलिए अच्छा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और पैसा इन्वेस्ट जब भी आप करिएगा ना, तो उसका बहुत सारा मेथड होता है, बहुत सारा तरीका होता है। तो क्या क्या उसका मेथड होता है, कैपिटल बजटिंग का क्या क्या मेथड है? मैं जैसे आपको क्या करेगा ना, क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना रहेगा और कैलकुलेशन करने के बाद आपको बताना रहेगा कि क्या ये मेथड सुटेबल है या नहीं। पहले आपको क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन में आपको डेटा दे देगा, डेटा देके आपको ये बताना रहेगा कि क्या ये मेथड सुटेबल है या नहीं, और पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जब भी हम लोग कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग आता है कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट द मनी और नॉट। तो आपको कैसे समझेंगे कि यहाँ ये जो हम पैसा लगा रहे हैं ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल डील है या नहीं? हम जो पैसा लगा रहे हैं ये डील मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये हम कैसे समझेंगे? सो देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो कॉपी में लिखिए पॉइंट नंबर 2, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। टेक्निक्स बोलिए, मेथड्स बोलिए, लिखिए ना प्लीज, ऐसा क्यों कर रहे, लिखिए डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का बहुत सारा टेक्निक है। आओ क्या क्या टेक्निक है, मेरे साथ टेक्निक का नाम लिखते जाइए भाइयों बहनों। सबसे पहला टेक्निक लिखिए ARR मेथड। ARR मेथड सब पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी पहले शॉर्ट में लिखिए। दूसरा लिखिए पेबैक पीरियड मेथड। जी किसी के कॉलेज में हुआ होगा तो आप सुने होंगे, किसी कॉलेज में हुआ ये सब टॉपिक? वाह, बोले जाएंगे तब ना। तीसरा है डिस्काउंटेड, बहुत इजी चैप्टर है ये, समझे ना बाबू, लेकिन क्या थोड़ा बड़ा चैप्टर है। पेबैक पीरियड चैप्टर बहुत इजी है लेकिन थोड़ा बड़ा है, आपको समझने में एकदम दिक्कत नहीं होगा। चौथा लिखिए MPV मेथड। हम बोलते जा रहे हैं, अच्छे से लिखो, ARR मेथड, पेबैक पीरियड मेथड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड, MPV मेथड। उसका लिखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। इसमें से सब मेथड सीख के जाना होगा, कोई भी मेथड छोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी दे सकता है, किसी साल में कोई भी मेथड दे सकता है वो लोग।
तो यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी मेथड। और अगला लिखिए IRR मेथड, ये सब डिटेल में तो बताएंगे, अभी शॉर्ट में लिख दीजिए IRR मेथड। IRR मेथड, IRR मेथड, ARR मेथड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, या फिर इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बुलाया जाता है। पेबैक पीरियड मेथड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड, NPV मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, IRR मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। 20 मार्क्स का चैप्टर है बाबा। कितना मार्क्स का चैप्टर है? हाँ बोलिए ना, कितना हटे उत्तम? हट जाए तो लिखेंगे कैसे? किसका बाबू? AR का बाबू, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अभी लिखवाएंगे तो सब डिटेल में, समझो ना बाबू, अभी सब डिटेल में लिखवाएंगे, चिंता मत करिए। ये बस अभी शॉर्ट में नाम दिए कि ये सब मेथड, क्योंकि हमको जो बताना है वो हम बताना चाहते हैं इधर। रेडी? चले फिर से बोल दे रहे एक बार, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलिए, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलिए, इसी का नाम है। पेबैक पीरियड मेथड इसी का नाम है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड थर्ड वाला, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और IRR मेथड। सुनिए, इसमें से एक भी मेथड अगर नहीं सीखोगे तो पाप लगेगा। हर एक मेथड सीखना होगा, एक भी मेथड नहीं सीखोगे तो अपना एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। फिर बात समझ रहे हो बाबू? अब इसमें भी इससे भी इंटरेस्टिंग बात जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि इस तीनों में से कोई एक तो 5 मार्क्स में आएगा, आता है नॉर्मली, जो ट्रेंड है वही आपको बता रहे, और इन तीनों में से कोई एक जो है 10 मार्क्स में आएगा। सम्स वाला, हाँ सम्स का, हाँ इसमें से कोई भी दे सकता है। मतलब ये तीनों मेथड नॉर्मली 5 मार्क्स में आता है, नॉर्मली जो आता है। अब ऐसा अगर नहीं आता, हम लोग आप बोले नॉर्मली आता है, तो हम पहले नॉर्मली जो ट्रेंड हम लोग पेपर को एनालाइज करके समझे वो आपको बता रहे कि नॉर्मली ना ये तीनों मिला के 5 मार्क्स का आता है। तीनों मिला के, तीनों में से कोई भी मेथड दे देगा तो ये तीनों मेथड जो है ना 5 मार्क्स के लिए ही आता है, 5 मार्क्स का ही सम्स बनता है। तो इसका मतलब आपको ये समझ आ रहा होगा कि तीनों मेथड ईजी है, ये तीनों मेथड ईजी लगे आपको। लास्ट के जो तीनों है ये और भी ईजी है। अच्छा, डिविडेंड पॉलिसी की है, वो हार्ड था क्या, लेकिन क्या लेंदी है। अभी आप देखो KRB ये सब का क्या मतलब है, अब आपको याद नहीं रहेगा तो आप तो एग्जाम में गलती कर दीजिएगा। और पेपर की चेकिंग CU कैसे करता है, बहुत अलग लेवल पे पेपर चेकिंग करता है, बात समझे ना, वो सब आपको बताएंगे हम, चिंता मत करिए। तो आप ये वाला लिख लीजिए ऐसे करके, जैसे हमने लिखा, याद रहेगा कि 5 मार्क्स में ये प्रोबेबिलिटी है। चलिए स्टार्ट करें। अब कॉपी में हेडिंग दीजिए बड़ा सा, अब एक एक करके सारा मेथड पढ़ाएंगे ना। अब हेडिंग दीजिए ARR मेथड, एकदम बड़ा सा हेडिंग दीजिए ARR मेथड। ARR मेथड, कितना बात कर रहे हो बाबू? ARR मेथड, ठीक है बात नहीं, बात देखिए ARR मेथड हो गया। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, बहुत कुछ देखिए, ये सब चीज क्या ना इजी है, लेकिन समझना होगा टेक्निक। अब पूरा टेक्निक समझा रहे, समझिए, आपको एक एक करके दिखा रहे, पढ़ा रहे, समझा रहे, समझिएगा। ARR का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। लिखिए पॉइंट नंबर 1, इट स्टैंड्स फॉर accounting rate of return, it stands for accounting rate of return और average rate of return, ठीक है ना। अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलेगा तो भी यही यूज करना, और अगर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलेगा तो भी यही यूज करना। ध्यान से समझिए, 20 मार्क्स का चैप्टर है गाइस, दिस चैप्टर इज इनफ टू गेट द पास मार्क्स। 20 मार्क्स का चैप्टर है, अगर ये चैप्टर भी आप करके चल जा रहे हो तो पास मार्क्स तो आप ऐसे उठा लोगे। तो ठंडा दिमाग से सुनिए। अब दूसरा इंटरेस्टिंग बात है, तो इसमें कैसे होता है, देखिए, अगर आपका हर एक कंपनी का ना अपना एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है, हर एक कंपनी का अपना एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन होता है। तो अगर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है आपका ARR, सपोज कंपनी का मिनिमम रिटर्न है 5% और ARR आया 7%, तो अच्छा बात है ना, अच्छा बात है कि नहीं बोलो। मिनिमम रिटर्न कितना है 5 और आपका ARR कितना है 7, तो अच्छा बात है ना, ARR इज ग्रेटर देन मिनिमम रिटर्न।
तो अगर आपका मिनिमम रिटर्न से ARR ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। कोई प्रोजेक्ट हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कहीं पे भी पैसा लगाओगे तो जहां तक पैसा लगा दोगे कि डिसीजन लोगे, सोचोगे, रैंडमली नहीं लेता आदमी रैंडमली जहां तक पैसा नहीं लगा देता है, आदमी सोचता है, समझता है। तो जहां भी आप पैसा लगाइएगा पहले सोचिएगा, तो वहां से आप क्या निकाल के देखिएगा, ARR निकाल के देखिएगा। ARR मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एंड इफ योर ARR इज मोर देन मिनिमम रिटर्न, जितना नॉर्मली मिलना चाहिए था उससे अगर मान लीजिए ज्यादा है तो आई विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ये डिसीजन आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन में आंसर सॉल्व कर लिया, लास्ट में बोलेगा कमेंट वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। अब आपको दूसरा वाला पार्ट पता ही नहीं है तो सम्स तो बना लेंगे 2 मिनट में, वो कोई बड़ा बात नहीं। इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, सम्स बनाइएगा, ARR निकाल लीजिएगा, फिर आपको डिसीजन लेने के लिए बोलेगा। डिसीजन कैसे लीजिएगा, अगर ARR मिनिमम रिटर्न से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, अगर ARR कम है मिनिमम रिटर्न से तो प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड, और अगर ARR और मिनिमम रिटर्न सेम है तो प्रोजेक्ट मे बी एक्सेप्टेड। इंग्लिश सुनिए, शुड बी, शुड नॉट बी एंड मे बी, देयर इज अ डिफरेंस। आप लोग इंग्लिश हमसे अच्छा है, आप लोगों को पता ही होगा। बस शुड बी मतलब करना पड़ेगा, करना चाहिए, एकदम हम बोल रहे हैं हाँ मतलब हाँ। शुड नॉट बी ना मतलब ना, मे बी कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो प्लीज टेल मी, ये सब आपको हम लिखवाएंगे, अभी पहले कॉन्सेप्ट बताइए। ARR का फुल फॉर्म क्या बताइए, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। बोला हाँ कि नहीं। सम्स कैसे निकालेंगे, ARR निकालेंगे कैसे सर, ARR निकालेंगे कैसे सर, फॉर्मेट में आइए। ARR का फॉर्मूला देखिए, रेडी, ARR का फॉर्मूला देखिए क्या है। ARR का फॉर्मूला मेरे साथ लिखते जाइए, एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर समझाने के टाइम तो बताएंगे। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। घर से पढ़ के आइएगा फॉर्मूला, डायरेक्ट अगला दिन आएंगे सम्स का भरमार कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहेगा? नहीं, डायरेक्ट बात सुन लीजिए, ये आप कोई 8-9 का पढ़ाई नहीं करे, सब कुछ दे लो, फॉर्मूला बैठा लो, जाओ बाबू जाओ जाओ, ऐसे लोग आप लोग का एग्जाम नहीं होगा। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको निकालना होगा। और एवरेज इन्वेस्टमेंट भी कभी देता है कभी नहीं देता है। तो सर अगर ये दोनों नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इफ नॉट गिवन, एंड हाउ विल यू कैलकुलेट एवरेज इन्वेस्टमेंट इफ नॉट गिवन? सो अब आइए, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को शॉर्ट में लिखिए पैट। क्या बाबू? पैट। अच्छा इसका फॉर्मूला लिखिए, टोटल पैट, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हाफ सिलेबस कंप्लीट है, हाफ के लिए अब पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। अब एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टोटल पैट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज तो ऐसे ही ना निकालते बाबू, कोई भी चीज का एवरेज कैसे निकालते? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा, बहुत अजीब फॉर्मूला है। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होगा यहां पे कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय 2, हम पहले लिख लेते, प्लस स्क्रैप प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। एक बार फिर से, कोई उतारी मत, 2 मिनट एक बार देख लिया बोर्ड में। ARR का ये फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्रैप प्लस NWC। NWC माने की है? नेट वर्किंग कैपिटल। ये सब दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में, ये सब दिया रहेगा। मतलब सोचो ये 5% छोटा सा सम्स है, लेकिन हम जो आपको फॉर्मूलाज बता दे रहे, फॉर्मेट बता रहे, अब इसके बाद आप पूरा बना पाओगे। बस समझो बाबू, देखिए तो हम आपसे पूछते, बताइए ARR का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्या एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा? जरूरी नहीं है, ये तो नहीं दिया रहता है। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे? सारा प्रॉफिट को जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला घर में आके पढ़ लेंगे। क्या फॉर्मूला बताओ? कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस NWC। ये सब दिया रहेगा। NWC मतलब नेट वर्किंग कैपिटल। रहेगा तो लिखिएगा, नहीं रहेगा तो मत लिखिएगा, बात खत्म। अगर दे दिया तो और अच्छा बात है। उतारिए।
चले, अच्छा तो अब आप सोचते होंगे सब कुछ तो ठीक है, पर क्या क्वेश्चन आते, अगर मान लीजिए कभी मिटा दे रहे हो गया, कभी कभी क्या होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होगा कि आपको कुछ कुछ डेटा दिया रहेगा, कुछ कुछ डेटा आपको निकालना पड़ेगा, आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ सकता है। अर्निंग, देखो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कॉमा इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड क्या बाबू टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड क्या बाबू टैक्स, ये मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको इसमें से क्या करना होगा, पहले इंटरेस्ट माइनस करिएगा, ये ऑर्डर को याद रखिएगा, पहले क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, और फिर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में से माइनस क्या होगा, डेप्रिसिएशन, ये सीक्वेंस को याद रखिएगा बाबू, डेप्रिसिएशन माइनस करिएगा तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करिएगा तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मेट प्लीज याद रखिएगा, काम आएगा सम्स में। जल्दी बताइए, अगर क्वेश्चन में कभी अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स दिया हुआ है, सपोज इन केस यू सॉल्व द सम्स एंड यू गेट दिस, आपको कोई सम्स में ये मिलता है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स, पहले लिख दीजिएगा, उसमें से पहले क्या माइनस करिएगा, इंटरेस्ट, फिर क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, पीबीडीटी, मतलब डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स में से मान लीजिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए तो फिर क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या माइनस करेंगे, टैक्स, तो क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई दिक्कत, अगर कभी निकालना पड़ा तो ये स्टेटमेंट यूज करेंगे, उतार लो, कॉपी कर लो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीडीआईटी या ईबीडीआईटी भी बोलते हैं इसको बुक में, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। चले आगे, हाँ लीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ, आप लोग हड़बड़ाते क्यों समझते, देखिए जब पढ़ाई स्टार्ट कर देते तो जैसे किसी का घर में आप गेस्ट बन के जाते हो तो जाते हो अपना मर्जी से, लेकिन आते हो उसका मर्जी से, वैसे क्लास में आए हैं अपनी मर्जी से, जाइएगा मेरा मर्जी से, उतार लीजिए। देखिए जितना पॉसिबिलिटीज है, जो जो फॉर्मूला हिट कर सकते हैं सम्स में, सब आपको लिखा दे रहे, जिससे कि सम्स डायरेक्ट बनाएंगे, कोई भी फॉर्मूला आएगा तुरंत कैच कर लीजिएगा उसको। अभी मेन चीज बाकी है, पहले हमको ये बताइए ARR निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में बोल रहे, इतना लंबा वर्ड तो बोलना पॉसिबल नहीं। फिर एवरेज प्रॉफिट अगर दिया रहा तो ठीक है, नहीं तो उसको भी निकाल लेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कभी मान लीजिए प्रॉफिट ही आपको निकालना रहेगा तो कैसे निकालोगे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स दिया हुआ है, मान लीजिए उसमें से क्या माइनस करिएगा, पहले इंटरेस्ट, फिर क्या माइनस करिएगा, डेप्रिसिएशन, फिर क्या माइनस होगा, टैक्स। अब इतना फॉर्मूला एक ही सम्स में तो यूज नहीं होगा, अलग अलग सम्स में अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें से ये सारा फॉर्मूला आपको मैं एग्जॉस्टिवली लिखवा दिए, अब अलग अलग जैसा सिचुएशन आएगा वैसा यूज करेंगे, बोलिए हाँ कि नहीं। अब जो मेन चीज है वो सुनिए, पूरा सम्स बना ली, बनाने के बाद कौन सा डिसीजन एक्सेप्टेड कौन सा रिजेक्टेड ये पूछेगा आपसे। तो यहाँ पर देखिए 3 पैरामीटर, लास्ट में लिखेंगे आप कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स कैसे होगा, देखिए बाबू रुको ना, इफ ERR समझ लीजिए ना, इज ग्रेटर देन मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, MRR मतलब मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपका ARR जो आप निकालोगे वो अगर MRR से ज्यादा होगा, मतलब अच्छा बात है ना, कैसा बात है, अच्छा बात है, तो प्रोजेक्ट लोगे कि नहीं लोगे, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो आप जब कमेंट लिखिएगा, कमेंट लिखिएगा हियर ARR इज मोर देन मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न सो द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, बोलो हाँ कि नहीं। और इफ क्या बाबू, ARR लेस देन MRR देन प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड, क्या बोलते हो। और इफ
ARR इक्वल टू MRR, मे बी एक्सेप्टेड, मे बी, देख लीजिए अपना जो करना है, ऐसे बोलते हैं ना, देख लीजिए अपना। जैसे मम्मी से पूछे कि मम्मी निको पार्क जाए, मम्मी बोले यू शुड गो, मतलब मम्मी इंटरेस्टेड है। मम्मी बोले यू शुड नॉट गो, मतलब नॉट इंटरेस्टेड है। मम्मी बोले यू मे गो, ये सबसे खतरनाक है। मे गो मतलब तुम जाओ फिर आओ तो बताते हैं। तो खत्म हो गया टॉपिक, अगला दिन डायरेक्ट सम्स करेंगे। थैंक यू सो मच।